Assalamu alaikum. Today we are going to explain the natural satellite of Earth, the Moon. CSS, PMS, PPSC वन पेपर और FPSC के वन पेपर का अगर मुतालिया किया जाए तो ये बात वाज़े होती है कि इस टॉपिक के अंदर से काफ़ी कंटेंट पास्ट पेपर्स में दिया गया है। लिहाजा फ्यूचर में PPSC और FPSC के पेपर्स के अंदर मैक्सिमम नंबर हासिल करने के लिए हमें इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है और एक इसकी डिटेल स्टडी ही हमें इस काबिल बना सकती है कि हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है द मून। जमीन के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। इससे पहले हम डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि उनके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स डिफरेंट है। जैसे कि हमने स्टडी किया कि सैटर्न के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं और इनकी तादाद थी ऑलमोस्ट 82 के राउंड अबाउट। 82 प्लैनेट्स मौजूद थे सैटर्न के पास। जबकि हमने सेकंड नंबर पे कहा कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट प्लैनेट्स जुपिटर के पास हैं और ये ऑलमोस्ट 67 के करीब थे। इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स के पास भी जितने नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं हमने उनको स्टडी किया। अर्थ के पास, अर्थ चूंकि रॉकी प्लैनेट्स में है, इसके पास सिर्फ सिंगल नेचुरल सैटेलाइट मौजूद है। जब हम अर्थ को डिस्कस कर रहे थे हमने मून को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मून पेपर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता था कि इसकी एक सेपरेट वीडियो डिजाइन की जाए। मून कोल्ड है, ड्राई है और इसके ऊपर जिंदगी का वजूद नहीं है। बेसिकली इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये फिफ्थ लार्जेस्ट मून है या फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले इंसान ने इसी सैटेलाइट की एक्सप्लोरेशन की और ये वही वो पहला वर्ड है जिसको इंसान ने एक्सप्लोर किया और इसके ऊपर जाके कदम रखे, जिसको तस्खीर किया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन फेजेस, जैसे कि हम तमाम प्लैनेट्स में पढ़ते आ रहे हैं, क्रस्ट, उसकी कोर और मेंटल। जो क्रस्ट है ये रॉक्स की, गैरेनाइट की बनी हुई है। चूंकि गैरेनाइट एक रॉक है तो क्रस्ट जो है वो गैरेनाइट की बनी हुई है। जो कोर है ये मेटेलिक है, मेटल है इसमें लिक्विड फॉर्म में। जबकि जो मेंटल है इसमें रॉक्स हैं लेकिन वो थिक रॉक्स हैं। लिहाजा ये तीनों जो हैं, दो इसमें रॉक की हैं और कोर जो है वो मेटल की बनी हुई है। अर्थ और मून का रिलेशनशिप क्या है? मून अर्थ के गिर्द अपनी एक कंप्लीट रोटेशन जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है 27.3 डेज में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मून जो है वो एक अपना चक्कर 27.3 डेज में लगाता है। लेकिन साथ में एक और चीज भी यहां पे कि 29.5 डेज के बाद मून उस पोजीशन पे आता है जिस पोजीशन से उसने मूव करना स्टार्ट किया था। अब आप हैरान होंगे कि पहले 27.3 डेज में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो इट मींस इतने ही दिनों के अंदर उसको वो सेम पोजीशन अचीव कर लेनी चाहिए थी जिससे उसने रोटेशन स्टार्ट की थी। लेकिन होता यह है कि जो मून का ऑर्बिट है अराउंड अर्थ वो जरा टिल्ट है और टिल्ट ऑर्बिट में वो सिंक्रोनाइज होने के लिए अर्थ और सन के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेना पड़ता है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि 29.5 डेज जो हैं ये रिक्वायर हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और अर्थ की स्पिन इससे स्लो हो जाती है और मून की इसी मोशन की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से जमीन के ऊपर टाइडल इफेक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अर्थ और मून के रिलेशनशिप के हवाले से पूछे जा सकते हैं। अगर हम कुछ जनरल डाटा की बात करें तो मून का जो डायामीटर है ये है 3475 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन है 384,400 किलोमीटर। रोटेशन पीरियड है 27.32 डेज। सरफेस टेम्परेचर वेरी करता है -150 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और साइज में हम तकरीबन ये 1/, इसका साइज तो बहुत सवाल होगा लेकिन इसकी ग्रेविटी भी जो है वो भी 1/6 टाइम कम है मून की। यानी जमीन के मुकाबले में मून की ग्रेविटी जो है, ये भी एक दफा एमसीक्यू पास पेपर्स में आ चुका है
कि मून की ग्रेविटी जो है वो कितनी है, तो जमीन के मुकाबले में वो 1/6 है। मून की फॉर्मेशन को लेके डिफरेंट थ्योरीज मौजूद हैं। जो बिग बैंग के साथ मोस्ट सिमिलर थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग मून जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरा है और उसके बाद ये फॉर्म हुआ है। जैसे ही जमीन अपने इनिशियल फेजेस में थी, यंग अर्थ थी, तो एक कहा जाता है एक एस्टेरॉइड इस जमीन से आके टकराता है और इस एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से, डायग्राम 1 में आप देख सकते हैं, जब ये एस्टेरॉइड टकराता है तो अर्थ के मेंटल से कुछ मटेरियल को अर्थ से बाहर निकालता है, पुश करता है बाहर को। यही जो मटेरियल पुश किया जाता है, ये मटेरियल अर्थ के इर्द गिर्द एक हैवी क्लाउड बनाता है और इस क्लाउड में, इस डेब्रिस में गैस होती है, डस्ट होती है और रॉक शामिल है, क्योंकि ये अर्थ के मेंटल से निकाला गया है। एक अरसे के बाद ये जो डेब्रिस है ये एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे मालूम होता है कि ये अर्थ के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट की जो डेंसिटी होती है वो वेरी हाई होती है और इसकी शेप भी जो है वो डगनेट टाइप की होती है। और ये फिर जो ऑर्बिट है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कोआगुलेट होते हैं, मिलते रहते हैं और इनके पीसेज इकट्ठे होते रहते हैं और सारे पीस कोलाइड करके आपस में एक सिंगल लार्ज बॉडी बना देते हैं, जिसको यंग मून कहते हैं। ये यंग मून विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमारे पास करंट मून के स्ट्रक्चर है, इसमें रीअरेंज हो जाता है या इसमें रीऑर्गेनाइज हो जाता है। आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ल्यूनर इक्लिप्स का। सीएसएस जर्नल साइंस के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हमने सोलर इक्लिप्स को पढ़ा, इसी तरीके से ल्यूनर इक्लिप्स भी पेपर्स के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव वे में पूछा जाता है। और वन पेपर के हवाले से इसमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये कि ये हमेशा न्यू मून के ऊपर ही ये ल्यूनर इक्लिप्स होता है और ये तकरीबन मिनटों से घंटों में रहता है। इसकी जो टाइम इंटरवल है वो मिनट्स टू आवर्स है। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये होता कब है। जब अर्थ आ जाती है इन बिटवीन सन और मून के दरमियान में, अगर अर्थ आ जाए तो वो सनलाइट को मून तक नहीं पहुंचने देती। जब सनलाइट अर्थ ब्लॉक कर लेती है और मून तक नहीं पहुंचने देती, तो फिर ऐसी सूरत में हम चांद ग्रहण ऑब्जर्व करते हैं। जब अर्थ सनलाइट को हिंडर करती है तो अर्थ के दो शैडो बनते हैं, एक लाइट शैडो होता है जबकि दूसरा डार्क शैडो है। जो लाइट शैडो है ये आउटर होता है, पिलर होता है और इसको पिनम्बरा कहते हैं। और जो इनर शैडो है ये डार्क होता है, ये इनर है और इसको अम्ब्रा कहते हैं। अब इन डिफरेंट फेजेस में जो मून है ये मूव करता है और इसके ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स है वो चेंज होती रहती है। अगर तो मून पिनम्बरा के अंदर मौजूद होगा तो ये आउटर शैडो में है और आउटर शैडो में इसके ऊपर डार्कनेस सलाइट होगी। जरा चेक करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट फेजेस को। अगर तो मून आउटर फेज में है और जस्ट एंटर हो रहा है आउटर फेज के अंदर, तो ऐसी सूरत में उसकी जो शाइनिंग है वो जरा डार्क हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी डिस्क है वो डार्क होना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद अब ये काफी ज्यादा आउटर शैडो में एंटर हो चुका होता है। जब ये काफी आउटर शैडो में एंटर हो चुका होता है तो इसकी जो मून की सरफेस है वो पिंकिश रेड हो जाती है। जब ये हाफ से ज्यादा मून अर्थ के शैडो में, यानी इनर शैडो के अंदर अब एंट्री उसकी हो रही है और हाफ से ज्यादा उसका जो अर्थ का शैडो है वो मून के ऊपर पड़ चुका है, तो इस सूरत में शाइनिंग बिल्कुल जो सिर्फ एक ब्राइट क्रिसेंट टाइप बच जाता है और बाकी सारा, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं, बाकी सारा जो है वो डार्क हो जाता है। और जब ये बिल्कुल अम्ब्रा के अंदर होता है यानी मुकम्मल डार्कनेस इस पे होती है, तो एक सलाइट हम देखते हैं कि ये टोटलिटी की तरफ जा रहा है, मुकम्मल कंप्लीट इसके ऊपर ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो आ रहा होता है और मून तकरीबन कवर हो चुका होता है अर्थ के शैडो से। तो इस फेज के अंदर हम देख सकते हैं कि कंप्लीट ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये ल्यूनर इक्लिप्स का टॉपिक है जिसमें जीएसए के हवाले से, जनरल सेंसिबिलिटी के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद डायग्राम। तो आप इस डायग्राम को भी पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो बच्चे सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन। कोल्ड वार के इनिशियल फेज में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में
एक टेक्नोलॉजिकल वार भी छिड़ी हुई थी, और इसी वार के टेन्योर में यानी 1959 से 1969 तक हम देखते हैं कि 60 क्राफ्ट जो हैं उन्होंने सफर किया है मून का, और इनके अंदर यानी ये मैक्सिमम है इस पूरे डेकेड के अंदर, और इसके बाद प्रीवियस सेंचुरी में इतने जो है वो मिशन नहीं गए। इनमें यूनाइटेड स्टेट के भी थे और सोवियत यूनियन के भी थे। इन्हीं के अंदर 1969 में यूनाइटेड स्टेट के जो मिशंस थे वो सक्सेसफुल रहे, और उन मिशंस ने, उनमें से हम फिर अपोलो में से देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर जो है वो पहली लैंडिंग की। अब ये जितने प्रोब्स गए हैं ये वहां से चांद की सरफेस से सॉइल लेके आए हैं। 2 रोबोटिक क्राफ्ट भी भेजे जिनके नाम मेंशन है यहाँ पे। इन्होंने भी अर्थ की सरफेस को इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व किया है। और इसी प्रीवियस सेंचुरी में 1990s तक फिर कोई मिशन नहीं भेजा गया। तो अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो इस चीज से ही रिलेटेड आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिशन जो थे वो मून के ऊपर किस ड्यूरेशन में भेजे गए। तो ये 1959 से 1969 के ड्यूरेशन में थे। यूरोपीय यूनियन का जो पहला मिशन था ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्मार्ट 1 ये था, और ये क्राफ्ट भेजा गया 2003 के अंदर सितंबर में। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये केमिकल एलिमेंट्स की इन्वेंटरी करे ल्यूनर सरफेस के ऊपर। हम देखते हैं कि जो पहला शख्स जिसने चांद पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रांग है, और नील आर्मस्ट्रांग के साथ ऑलमोस्ट 11 और लोग भी थे जो 6 डिफरेंट अपोलो स्पेस मिशन से वहां पे गए मून के ऊपर। ये जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 के दरमियान लैंडिंग इनकी हुई है। डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट साइट से इन्होंने ऑलमोस्ट 380 केजी ऑफ ल्यूनर रॉक्स और सॉइल को इकट्ठा किया, और फिर इनको जमीन के ऊपर जो स्पेस स्टेशन थे उनमें ऑब्जर्व किया गया, जो जमीन के ऊपर स्टेशन थे या लेबोरेटरीज थी उनके अंदर। अगर ल्यूनर टोपोग्राफी के बारे में देखा जाए तो इसके रिलेटेड मैंने थोड़ा सा डाटा यहाँ पे मेंशन किया है। क्लेमेंटाइन प्रोब था जिसने 1994 में ये क्लेमेंटाइन डाटा दिया, जिससे हमें ल्यूनर टोपोग्राफी के बारे में मालूम होता है। तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मून को डिस्कस किया डिटेल में, जिसमें ल्यूनर इक्लिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसके साथ काफी ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनसे एमसीक्यूज पे पास पेपर्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डवार्फ प्लैनेट, कोमेट्स, और इसके साथ ही जो हमारे पास एस्ट्रोइड्स और मेटियोराइड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।